हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, यानी कि लिंग के निर्धारण के बारे में। देखिए, लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि लिंग गुणसूत्रों के द्वारा, है ना, ये पता लगाना कि जो संतानें हैं वो मेल होंगी या फिर फीमेल, है ना। इसी को क्या कहते हैं अपन? लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है। तो मनुष्यों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप इनको 23 जोड़े भी कह सकते हो, जिनमें से 22 जोड़े जो होते हैं आपके वो कायिक गुणसूत्र के होते हैं और एक जोड़ी जो होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र का होता है ना। और लिंग का निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन्हीं लिंग गुणसूत्रों से होता है, कायिक गुणसूत्रों से नहीं होता है, क्योंकि पूरी आनुवंशिकता के लक्षण जो है ना वो इन्हीं लिंग गुणसूत्रों में रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिंग गुणसूत्र दो टाइप के होते हैं। नरों में XY होते हैं, मादा में XX होते हैं। ठीक है। अब मादा में XX है, इसका मतलब क्या हुआ कि, और नरों में क्या है? XY। तो संतान जो है वो बेटा होगा या फिर बेटी होगी, इसका निर्धारण सिर्फ मेल ही कर सकता है ना, क्योंकि फीमेल में तो दोनों ही सेम है। समझ आगे बात? नहीं आई है तो अभी आ जाएगी। देखो, अतः लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। ठीक है। और X और Y किसमें मिलते हैं? पिता में। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक शिशु में लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है। ठीक है। यहां तक तो आराम से बात समझ में आ जाती है, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन इस डायग्राम में होता है। ठीक है। इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं कि लिंग का निर्धारण होता कैसे है। देखो, नरों में होते हैं XY क्रोमोसोम, है ना, और मादा में क्या होते हैं? XX क्रोमोसोम। आप इनको क्या कह सकते हो? पिता भी कह सकते हो, इनको आप माता भी कह सकते हो। तो इनका जब युग्मक जनन होगा तो दो टाइप के युग्मक बनेंगे। ठीक है, X और Y। और इनका जब युग्मक जनन होगा तो इसमें एक ही टाइप का युग्मक बनेगा, X। तो ये जो X है ना, हालांकि तुम दूसरा भी रख सकते हो यहां पर, है ना, युग्मक तो दो ही बनेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन टाइप तो एक ही है, X ही है। यहां पर दो टाइप हैं, X और Y। अब ये जो X है ना, इस X के साथ मिला, मान के चलो प्रोबेबिलिटी है, तो क्या बनेगा? XX ही बनेगा। और ये जो X है इस Y के साथ मिला तो क्या बनेगा? XY बनेगा, है ना। तो XX अगर बन रहा है तो उसको क्या कहोगे आप? फीमेल है। और XY बन रहा है तो उसको क्या कहोगे आप? मेल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदि संतानें है ना, आदि संतान वो तो फीमेल पैदा होती हैं, और आदि संतान कैसी होती हैं? मेल की। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो संतान है वो मेल होगी या फिर फीमेल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। अभी नहीं आई समझ में तो दोबारा से इस डायग्राम से समझो इसको। देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को कि भाई इसमें क्या चल रहा है, क्रॉस से हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ पाते हैं, है ना। तो आज अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो इसके बाद में इसमें कोई कंफ्यूजन आपका बचेगा नहीं। देखो, मादा है या फिर इसको माता भी कह सकते हो आप, है ना। तो उसमें क्रोमोसोम कौन से होंगे? 44 प्लस XX। ये जो 44 है ना, ये तो कौन से हैं? कायिक गुणसूत्र हैं। और ये कायिक गुणसूत्र सभी में 44 ही होते हैं, चाहे वो माता हो या फिर पिता हो। समझ आगे बात? कायिक गुणसूत्र कितने रहेंगे? 44 ही। और जब युग्मकों में जाएंगे, यानी कि युग्मक जनन जब होगा तो यही 44 आधे हो जाएंगे, यानी कि सभी में कितने हो जाएंगे? 22 ही हो जाएंगे, है ना। और फिर से जब युग्मकों का संलयन होगा और संतानें पैदा होंगी तो यही 22 जुड़ करके कितने हो जाएंगे? फिर से 44 हो जाएंगे। तो ये 44 वाला सिस्टम समझ में आ गया कि जो जनक थे उनमें कितने थे? 44। और संतानों में भी कितने होंगे? 44 ही। युग्मकों में आधे हो जाते हैं, 22 मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कितने मिलेंगे? 44। यहाँ पर भी 44 है। समझ में आ गई बात? अब दोबारा से देखो, अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम बचे हुए हैं इनमें आप क्या कर पाओगे? युग्मक जनन कर पाओगे। तो मादा में जो XX क्रोमोसोम है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से नरों में भी जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि इनके युग्मक बन गए। ठीक है। युग्मक जनन में क्या होता है? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। समझ आ गई बात? अब होगा क्या कि मादा का ये जो क्रोमोसोम है ना, ये पिता के इन दोनों क्रोमोसोम से मिल सकता है। यही तो प्रोबेबिलिटी है, या तो इसके साथ में मिल जाएगा या फिर इसके साथ में मिल जाएगा। तो मान के चलो ये क्रोमोसोम पहले इसके साथ मिलता है ना, तो क्या बनेगा? इधर X है और इधर X है तो XX ही बनेगा। नहीं आ रही बात समझ में? भाई इधर X है और इधर X है तो यहां पर XX ही तो बनेगा। इनको छोड़ दो, ये क्या है? ये तो पहले मैंने करा दिए है ना, 22 44 से चलेंगे तो। ठीक है।
इधर एक्स है और इधर एक्स है, तो इनसे क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, मतलब जो संतान पैदा हुई वो कौन सी होगी, फीमेल होगी। ठीक है, इसी तरीके से इसी क्रोमोसोम का जब आप नर के इस बाई क्रोमोसोम के साथ संलयन करवाओगे तो संतान कैसी होगी फिर, एक्स वाई, है ना। यहां पर एक्स एक्स बन रहे थे, यहां पर एक्स वाई, है ना। तो इस क्रोमोसोम से आधे तो क्या प्राप्त हुए, फीमेल, और आधे मेल। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इस क्रोमोसोम के साथ होगा। ये क्रोमोसोम भी नर के इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के साथ मिल सकता है ना। जब इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और जब इसके साथ मिलेगा तो फिर क्या बनेगा, एक्स वाई। यही प्रोबेबिलिटी है। एक बार दोबारा से देखो, सिंपल तरीके से बताता हूं। ये एक्स क्रोमोसोम जब इस एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और यही एक्स क्रोमोसोम जब इस बाई क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्स क्रोमोसोम जब इस एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और यही एक्स क्रोमोसोम जब इस बाई क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आधी संतानें जो प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं, फीमेल, है ना। 50% मादा प्राप्त होती हैं और इसी तरीके से 50% जो प्राप्त होती हैं वो मेल प्राप्त होते हैं, है ना। तो मेल या फीमेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% ही होती है, और आप इसको बदल नहीं सकते हो। कोई संतान जो है वो नर होगी या फिर मादा होगी, इसकी संभावना कितनी होती है, 50% होती है। तो गर्भधारण के समय एक बार जब गर्भधारण हो जाएगा तो उसके बाद में तुम उसके लिंग को नहीं बदल सकते, वो मेल है या फीमेल है इसको तुम बदल नहीं सकते, चाहे औषधियों से, चाहे बाबा के झाड़ फूंक से, किसी भी तरीके से तुम उसको नहीं बदल पाओगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोग लिंग की फिर जांच करवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहां पर क्या होता है, वो एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, है ना। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें कवर करेंगे, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ना। तो ये जो है एक भ्रूण के लिंग की जांच की विधि है जो कि इलीगल है ना, गैर कानूनी है, क्योंकि इससे जो फीमेल चाइल्ड्स होते हैं खतरा होता है, कन्या भ्रूण हत्या का खतरा होता है ना। अब देखो यहां पर मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, इनको समझना है कि नर तथा मादा युग्मकों का संलयन कराने पर 50% नर और 50% मादा संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अतः कोई संतान मादा होगी या फिर नर होगा, इसकी संभावना 50% होती है। ठीक है, तो ये कोई कठिन नहीं है, सिर्फ यही है जो मैंने बताया था यहाँ पर, जो समझने लायक है, बाकी का सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मनुष्यों में निषेचन के दौरान शुक्राणु का पूंछ भाग यानी कि टेल रीजन बाहर ही रह जाता है, केवल केंद्रक और प्रोक्सिमल सेंट्रियोली ही अंडाणु के भीतर प्रवेश करती है। ये मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक नहीं है, बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, पता होना चाहिए आपको कि जब शुक्राणु अंडाणु के भीतर जाता है तो उसका केवल हेड पार्ट ही भीतर जाता है, टेल भाग जो है वो बाहर ही रह जाता है, और हेड पार्ट में भी केंद्रक और आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोली जाती है। अब ये केंद्रक और प्रोक्सिमल सेंट्रियोली क्या होती है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब ये अपना पूरा टॉपिक हो चुका है सेक्स डिटर्मिनेशन का। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ना वो भ्रूणीय विकास है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बड़ा भी है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।